यूएई मार्केट की जो एस्टिमेटेड जो आज की जो वैल्यू है इस ईयर की वो अराउंड 400 बिलियन है। पाकिस्तानी जो हैं दे हैव अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूएई और अराउंड 20,000 पाकिस्तानीज हैं जिनके डिफरेंट रियल एस्टेट स्टेक्स हैं कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, मगर जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास रेट्स हैं, हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर है। अब रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर गवर्नमेंट लोगों को ये डीमोटिवेट करने में मोटिवेट कर दे कि किसी तरह वो प्लॉट्स को सेल और खरीदने और बेचने की बजाय वो प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो थ्रू पब्लिक रीट्स हो या प्राइवेट रीट्स हो या क्राउड फंडिंग हो, ठीक है, और प्रोसेस को इजी करें। राइट राइट। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, बड़ी उसमें के अंदर रिंग फेंसिंग है, कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर रीट्स क्योंकि अभी रिसेंटली आया है या उससे पैसा बनाते रहेंगे, उससे शायद इंडिविजुअल्स को तो फायदा होगा मगर एज अ ओवरऑल इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा। हमारा देखें डॉलर कहाँ से 150 रुपए से 300 रुपए पे चला गया। नॉट ओनली प्राइवेट पब्लिक रीट, यहाँ पे अब छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्राउड फंडिंग सेटअप बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जो साइकिल आया है उससे एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हम कब तक अनप्रोडक्टिव जो है ना चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चते रहेंगे। मैं भी उसको रेट ही बोलूँगा क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी छोटी शेयर की सूरत में उनको सेल कर देते हैं, तो लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिर्फ एक इशू ये रहा है कि हम लोगों ने कि रियल एस्टेट के अंदर जो अनप्रोडक्टिव जो उसकी ट्रांजैक्शंस थी ना उसको मेन बिजनेस बना लिया था। इवन जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे वो अपनी कंपनीज बंद करके उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर चले गए कि प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो सारा सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट भी हैप्पी थी कि यार लोगों के पास काम है, चीज़ें हैं, हमें भी पैसे भर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी पैसे बना रहे थे। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हुए तो उनको नज़र आ रहा है कि ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की ये जो मार्केट है, दिस इज़ द ओनली वे कि जहाँ से वो लोग टैक्स इकट्ठा कर सकें। मेरा ख्याल है कि लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि हम लोगों को प्लॉट्स और इन अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बजाय, क्योंकि हम लोग शुरू से एक रियल एस्टेट के अंदर रहे, हमें वहाँ से मूव हो के कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट साइड या रीट वाली साइड पे चले जाना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स तो वही हैं रियल एस्टेट के, तो उन्होंने मिलकर उसको एक रीट की फॉर्म बनाई और उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी आगे आने वाले सालों में ये नज़र आ रहा है कि अगर डेवलपमेंट साइड पे इन्वेस्टर्स चले जाते हैं तो उनको पता है कि यार सारी इकोनॉमीज़, सारी जितनी की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील ले लें, सीमेंट ले लें और दूसरी जितनी भी इन लोग इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब 70-80% इंडस्ट्रीज आपकी खुद ब खुद चली जाएंगी अगर आपका रीट्स स्टार्ट या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती। तो लेकिन मैं इस वाले पॉइंट को आज बार बार री एम्फसाइज कर रहा हूं और करूंगा लास्ट टाइम दोबारा कि a lot of people while they are planning to come to the market they feel as if the prices या जो इंडेक्स को देख के वो समझ रहे हैं कि शायद हमने we have missed the boat, but mind them और बताना उनको बहुत जरूरी है कि ये ऐसा नहीं है। अगर प्राइस इंडेक्स हमारा जो 28,000 पे गया था वो टूटे तो ये वाला $53,000 इंडेक्स मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, ये बल्कि उससे पहले ही 2-3 स्टेप सीधे पड़ गए तो ये टूट जाएगा। लेकिन वो 53,000 वाला जो मई 2017 में हमने अचीव किया था उसको तोड़ना, अचीव करना वो मतलब गलत कैलकुलेशन होगी कि एप्पल टू ऑरेंज की बात होगी। अगर प्राइस जाए तो फिर मैं ज्यादा खुश होऊंगा। जैसे अगर वो 100 रुपए था टॉप 50 कंपनी है तो आज उसकी वैल्यू 30 रुपए या 35 रुपए से ज्यादा नहीं हुई अभी तक। तो अभी बहुत लंबा सफर है जो तय करना है। ये तो टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये हमारा इसमें 6 साल के पे आउट शामिल हो गए। आप प्राइस इंडेक्स को देखें, उस पीरियड में जो प्राइसेस अचीव की थी शेयर्स ने जो आपको पसंद आ रहे हैं उस पर देखें। psx.com पे जाएं, आप अपने जिस कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी सेल्स का ग्रोथ देखें, उसकी बॉटम लाइन या प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर देखें और बिस्मिल्लाह करके छोटा मोटा एक्सपोजर लें स्टॉक मार्केट में। ये आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा बनिस्बत ट्रेजरी बिल और PIBs के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गवर्नमेंट रुखसत हो चुकी। इसहाक डार की जो ख्वाहिश थी कि डॉलर नीचे आ जाए, शरह सूद गिर जाए, वो तो नहीं हो सका। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जाने से पहले कोई 1 खरब से ज़्यादा रुपए रेस करके 23% के ऊपर चली गई है। आई वंडर वाई, और किसके लिए ये नेकी की गई है। ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि IMF की दी हुई डायरेक्शन की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरी हो सकती है। बट अगर आप मैन ऑन द स्ट्रीट से पूछें तो जो महंगाई है, जो अफरीत है चैलेंजेस का, वो ये बताता है कि लोग परेशान हैं। एक जगह खुशहाली है एंड दैट इज़ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में समझते हैं फ़रीद आलम से कि उनका व्यू क्या है और गोइंग फॉरवर्ड उनको सिचुएशन कैसी दिखती है। जी, जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में बात की, मुझे खुशी होगी कि अगर प्राइस इंडेक्स हमारा जो 28,000 पे गया था वो टूटे तो ये ओके, वाला 53,000 वाला इंडेक्स मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, ये बल्कि उससे पहले ही 2-3 स्टेप सीधे पड़ गए तो ये टूट जाएगा। लेकिन वो 53,000 वाला जो मई 2017 में हमने अचीव किया था, उसको तोड़ना, अचीव करना, वो मतलब गलत कैलकुलेशन होगी कि एप्पल टू ऑरेंज की बात होगी। बिल्कुल सही। अगर प्राइस जाए तो फिर मैं ज्यादा खुश होऊंगा। वो मुझे लगता है कि उसकी बहार जो है ना, अब वो इन द टाइम्स टू कम, एक शायद अनचेंज की पॉलिसी आए, उसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज में सक्सेसिव इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, ग्रेट। फरीद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कासिम। ही हैपन्स टू बी एन एनालिस्ट बेस्ड आउट इन UAE, और उनसे हम समझेंगे कि रीट्स के ऊपर उनका क्या व्यू है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, कासिम से हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वो कैसे देखते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर को वो कैसे देखते हैं, और UAE में जो पाकिस्तानी एक्चुअली UAE के रियल इस्टेट सेक्टर की रूह रवां हैं, उसका क्वांटम कितना है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक जो पाकिस्तानियों की वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो 20 से 25% से ज़्यादा है। कासिम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फैंटास्टिक। कासिम, हमने रिसेंटली देखा देयर वर कपल ऑफ डेज़ कि जब $1 बिलियन की डेली रियल इस्टेट्स में सौदों की ख़बरें ब्रेक हुई। सऊदी अरब का इंटरेस्ट UAE में है, इससे मुतालिक ख़बरें ब्रेक हुई। और दूसरी जानिब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इस बजट में रियल इस्टेट से मुतालिक कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे लोगों को दुश्वारी का सामना है। 30-30, 40-40 साल पुरानी जायदाद के लिए एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें कहा गया है कि आपको साबित करना होगा कि आपने जायज़ पैसे से ये प्रॉपर्टी बनाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर थोड़े से मसाइल हैं। रीट्स का जो सेक्टर है वो अलबत्ता थोड़ा सा बेहतर प्ले कर रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में काफ़ी सारी उम्मीदें जो डॉक्यूमेंटेड रियल इस्टेट है, रीट्स का सेक्टर है, उससे वाबस्ता की जा रही हैं। सो आई जस्ट वांट यू टू काइंडली एक्सप्लेन दैट हाउ डू यू लुक एट द पाकिस्तानी इकॉनमी इन जनरल। पाकिस्तान की रियल इस्टेट को UAE की रियल इस्टेट के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। जो UAE में बूम है और जो पाकिस्तान में एक काइंड ऑफ बस साइकिल है 3 साल से, रियल इस्टेट या तो स्टैगनेंट है या पीछे जा रही है, इसको आप बाहर से बैठ के कैसे देखते हैं? थैंक यू शाहिद साहब, मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। बात यह कि रियल एस्टेट पाकिस्तान के लिए एक शुरू से एक बैकबोन रहा है। सिर्फ एक इशू ये रहा है कि हम लोगों ने कि रियल एस्टेट के अंदर जो अनप्रोडक्टिव जो उसकी ट्रांजैक्शंस थी ना, उसको मेन बिजनेस बना लिया था। इवन जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे वो अपनी कंपनीज बंद करके उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर चले गए कि प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो सारा सिस्टम चल रहा था। गवर्नमेंट भी हैप्पी थी कि यार लोगों के पास काम है, चीज़ें हैं, हमें भी पैसे भरने हैं, पॉलिटिशियंस भी पैसे बना रहे थे। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हुए तो उनको नज़र आ रहा है कि ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ये जो मार्केट है, दिस इज़ द ओनली वे कि जहाँ से वो लोग टैक्स इकट्ठा कर सकें। तो डेफिनेटली वो इस सेक्टर को अब उनके 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 हाईलाइट पे है कि इस सेक्टर से हम लोगों को टैक्स चाहिए। ठीक है, अब जो द ओनली वे मेरा ख्याल है कि लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि हम लोगों को प्लॉट्स और इन अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बजाय, क्योंकि हम लोग शुरू से एक रियल एस्टेट के अंदर रहे, हमें वहाँ से मूव हो के कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट साइड या रीट वाली साइड पे चले जाना चाहिए, क्योंकि हर बंदा कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स तो वही हैं रियल एस्टेट के,
तो उन्होंने मिलकर उसको एक रेट की फॉर्म बनाई और उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी आगे आने वाले सालों में ये नज़र आ रहा है कि अगर डेवलपमेंट साइड पे इन्वेस्टर्स चले जाते हैं तो उनको पता है कि यार सारी इकोनॉमीज़, सारी जितनी की इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील ले लें, सीमेंट ले लें और दूसरी जितनी भी इन लोग इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और 70-80% इंडस्ट्रीज़ आपकी खुद ब खुद चली जाएँगी अगर आपका रीट्स स्टार्ट या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती। अब बात ये है कि आपकी रेगुलेशंस उसको कितना बेनिफिट देती हैं। पाकिस्तान के अंदर रीट्स क्योंकि अभी रिसेंटली आया है तो लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यूएई के अंदर रीट्स पुराने हैं, हालांकि यूएई इकोनॉमी नहीं है मगर उन्होंने बड़ी जल्दी अपनी रेगुलेशंस को इम्प्रूव किया। नॉट ओनली प्राइवेट पब्लिक रीट, यहाँ पे अब छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्राउड फंडिंग सेटअप बनाए हुए हैं। मैं भी उसको रीट ही बोलूंगा क्योंकि आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी छोटी शेयर की सूरत में उनको सेल कर देते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, बड़ी उसमें के अंदर रिंग फेंसिंग है, कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकता, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जो साइकिल आया है उससे एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हम कब तक अनप्रोडक्टिव जो है ना चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चते रहेंगे या उससे पैसा बनाते रहेंगे। उससे शायद इंडिविजुअल्स को तो फ़ायदा होगा मगर एज अ ओवरऑल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा देखें डॉलर कहाँ से 150 रुपए से 300 रुपए पे चला गया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। बनाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बड़ा सीरियस होकर इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, मगर जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास रीट्स है, हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर है। अब रियल एस्टेट के सेट के में अगर गवर्नमेंट लोगों को ये डीमोटिवेट करने में मोटिवेट कर दे कि किसी तरह वो प्लॉट्स को सेल और खरीदने और बेचने की बजाय वो प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो थ्रू पब्लिक रीट्स हो या प्राइवेट रीट्स हो या क्राउड फंडिंग हो, ठीक है, और प्रोसेस को इजी करें। राइट, राइट, राइट। इट रियली मेक्स सेंस कि जो प्रोसेस है वो अगर सिंप्लीफाइड हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए और पाकिस्तान के अंदर जो अनप्रोडक्टिव एसेट की तरफ पैसे की डायरेक्शन है, एसेट लिक्विड एसेट की एलोकेशन है, वो अगर कम हो जाए तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। कासिम ने एक और चीज़ की तरफ इशारा किया एंड दैट वाज कि पाकिस्तान की जो 22 के 22 इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं इसको ड्राइव कर सकती है रीट्स डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज़ द मदर इंडस्ट्री रियल एस्टेट। इसमें से अगर प्लॉट्स के अंदर से वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन को ख़त्म कर दें और प्रोडक्टिव वैल्यू सिस्टम आई जिसमें डेवलपमेंट हो रही हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, इसकी तरफ आप आ जाएं तो सारी इकोनॉमी का साइकिल चल सकता है। कासिम ये बताइएगा कि व्हेन यू सिट इन यूएई एंड यू लुक एट रीड्स द वे थिंग्स मूव फॉरवर्ड, आपने लास्ट टाइम डिस्कशन में मुझे बताया था और लोगों ने फिर मुझसे पूछा भी कि सानी भाई हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि 3 से 4 दिन में कोई रीट्स की कंपनी का लाइसेंस मिल जाता हो, एवेल्यूएशन नहीं हो पाती। सो आई टोल्ड देम यार कि डिजिटल जर्नीज़ का दौर है, चीज़ें हर चीज़ सिस्टम में होती हैं और वो वेरीफाई भी हो जाती हैं और उसके ऊपर रेगुलेटर एक्टिवली काम भी करता है। एक तो आप ये वाली चीज़ बताइएगा। दूसरा मेरा प्राइमरी क्वेश्चन ये है आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से कि रियल एस्टेट का जो साइज़ है यूएई में एस्टिमेटेड वो क्या है, उसमें पाकिस्तानियों की पार्टिसिपेशन क्या है, एंड व्हेन यू लुक एट पाकिस्तानीज़, जो हर दूसरा पाकिस्तानी ख्वाहिश रखता है और काफ़ी पाकिस्तानियों के है भी कि हम फ्लैट ले लें, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें और वो किराए पे दे दें, तो ये कितना लॉन्ग टर्म है और इसमें कितना पोटेंशियल है। सो पहले कंपैरिजन और कितने पाकिस्तानी इसमें पाकिस्तानियों का क्या स्टेट है, वहाँ स्टेक्स क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो यूएई मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यूएई मार्केट की जो एस्टिमेटेड जो आज की जो वैल्यू है इस ईयर की वो अराउंड 400 बिलियन है, राइट, यूएसडीज, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल यूएई मार्केट में जो आपकी रियल एस्टेट सेक्टर है और एज पर देम इट्स कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5.5% ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है। अब बात यह है कि उसमें पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो एक मेरा ख्याल है लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि पाकिस्तानी जो हैं दे हैव अराउंड $10 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन यूएई, ठीक है। सिर्फ यूएई के अंदर उनके 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं।
और अराउंड 20,000 पाकिस्तानीज हैं जिनके डिफरेंट रियल एस्टेट स्टेक्स हैं। अभी मैं इसमें जो स्मॉल स्टेक्स, क्राउड फंडिंग, रीट्स की नहीं मैं बात कर रहा, प्रॉपर प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ जो उनकी ऑन प्रॉपर्टीज है। यूएई मार्केट को जो एडवांटेज हुए हैं कोविड के बाद, वो 2-3 बड़े-बड़े एडवांटेज हुए हैं। एक, उनको फायदा हो गया यूक्रेन वॉर का, ठीक है? रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारा रशियन पैसा यहाँ पे मूव हुआ। पाकिस्तान इकोनॉमी के खराब होने का फायदा हुआ, आइदर ब्लैक मनी मूव हुई या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी पैसा लोग मूव कर सकते थे उन्होंने मूव किया। थर्डली, चाइना क्योंकि बंद हुआ था, चाइना जैसे ही ओपन हुआ तो चाइनीज बहुत सारे इन्वेस्टर दोबारा यूएई की तरफ मूव हुए, तो इस वजह से इनको एक बड़ा अच्छा एक टाइम पीरियड मिला। मेरा ख्याल है कि ड्यू टू सेफ हेवन ऑफ दिस एरिया, आप गल्फ के हवाले से बात कर लें या आप दूसरे किसी हवाले से बात कर लें, तो गल्फ के हवाले से बात कर लें, मेरे समझे एशिया एंड और जो आपका जीसीसी है उसमें जो सबसे सेफ हेवन इस टाइम पे समझा जा रहा है, जैसे यूरोप में आप स्विट्जरलैंड को समझते हैं, वो अब आपको दुबई को आप कंसीडर करें, तो सारा पैसा जब भी इन मुल्कों में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो पैसा मूव होके यूएई वाली साइड पे चला जाएगा, दुबई में आ जाएगा, ठीक है? अब हम उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बात है कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आएगा, मगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके लोकल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हैं और वो सब रियल एस्टेट से ताल्लुक है। आप जिस बंदे को उठाएंगे उसका या तो रियल एस्टेट वो एजेंट होगा या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम रियल एस्टेट को प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव साइड पे यूज करें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ रियल एस्टेट हमें अच्छा खासा जीडीपी में बेनिफिट दे सकता है। प्लस $10 बिलियन तो आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों का उधर लगा हुआ है, विच मीन्स कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो इन्फ्लक्स है टू अस दुबई, दैट इज इन बिलियंस, नॉट और इट्स बिलियंस। हाँ जी, और इट्स नथिंग। मेरा ख्याल है कि ये अब इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें थ्रू होल्डिंग कंपनीज हों जिनके ओनरशिप की अभी आइडिया ही ना हो कि वो जो ओनरशिप उनके पाकिस्तानी है या कौन है, ठीक है? अभी मैं उन पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, क्योंकि वो दे विल कंसीडर्ड एज ब्रिटिशर्स या किसी और नेशनलिटी के अंडर वो कंसीडर हो रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरा ख्याल है उनका भी लें तो 5-10 बिलियन वो भी होगा, जो इंडायरेक्ट पाकिस्तानी जो they are residents of other countries. Understood. ये फरमाएं कि going forward, अच्छा, एक मैं आपको वो क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन मैं आपका आंसर दे दूं जो आपने मुझसे पूछा था लास्ट टाइम के हवाले से। उसमें यह है कि देखिए मैंने जो कंपनी बनाना है ना, रीट जो क्राउड फंडिंग कंपनी बनाने, मैंने आपको बताया था वो तो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है ना? उसमें 2-3 मंथ्स लग जाते हैं, मगर उसके बाद जब एक कंपनी बन गई है तो प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर उसको क्राउड फंडिंग इन्वेस्टर्स को बेचने तक इट्स 1 वीक टाइम। आपके पास प्रॉपर्टी है और सामने इन्वेस्टर्स हैं, इट टेक्स ओनली 1 वीक, 3 to 4 डेज लेते हैं प्रॉपर्टी फिनिश, क्योंकि रेगुलेटर्स हर स्टेप पे इन्वॉल्व है, रेगुलेटर्स हर चीज को रिव्यू करता है और प्रॉपर्टी जो है ना वो शेयर होल्डिंग जो है ना वो प्रॉपर्टी की वो इशू हो जाती है इन्वेस्टर्स को। इट्स ओनली अ 3-4-5 days वर्क, नॉट मोर देन दैट। That's great. ये बताएं कि प्राइवेट मार्केट कैसे ऑपरेट करती है यूएई में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अच्छा, प्राइवेट मार्केट जो है, अगर आप प्राइवेट को अगर आप एज ए इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो मतलब लाइक पाकिस्तान आप जाएं, आप अपने पैसे शो करें, प्रॉपर्टी ढूंढें, इन्वेस्टमेंट करें, फिनिश, ठीक है? मगर जब आप बात करते हैं प्राइवेट रीट की और पब्लिक रीट की तो दैट्स लिटिल डिफरेंट। राइट, यूएई के अंदर सिर्फ दो पब्लिक रीट्स हैं, ठीक है जी, एंड दे आर इलिक्विड। वो पब्लिक होने के बावजूद वो दे वर्क लाइक प्राइवेट रीट्स, ठीक है? एज कंपेयर टू जो प्राइवेट रीट्स हैं वो ज्यादा लिक्विड हैं, क्योंकि अब वो उन्होंने मार्केट प्लेसेस दे दी हैं कि इवन आपने एक प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग में ले ली है, आप उसको डाउन द लाइन सेल भी कर सकते हैं अगर सामने बायर आपको वो देयर इज अ मार्केट प्लेस, आप अपनी अगर सामने कोई बायर है और वो इज इंटरेस्टेड सो यू कैन सेल इट। अच्छा, दूसरी जो प्राइवेट क्राउड फंडिंग है, इट्स यूजुअली क्राउड फंडिंग के थ्रू रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं। इट्स वेरी इजी, 5-10 मिनट्स अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, 10 मिनट्स में आपकी ऑनबोर्डिंग होती है ऑनलाइन। ओके, 10 मिनट्स में ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपका कंप्लायंस फंड 1 से 2 दिन में उसको अप्रूव करता है। आपने अपने फंड्स ट्रांसफर किए, प्रॉपर्टी अवेलेबल है,
तो आपने क्लिक करना है और कहना है भाई मैं आई वांट टू स्पेंड इन्वेस्ट 1000 dirham इन प्रॉपर्टी ए, ठीक है। ओके ओके वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपका 1000 लॉक हो गया उस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया कि 5 to 10 डेज लगते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक दफा प्रॉपर्टी पब्लिश हो गई है यूजुअली 5-10 डेज में, हॉट प्रॉपर्टी हो तो 2 डेज में भी वो इन्वेस्ट हो जाती है टोटली, राइट ठीक राइट है। आप वो 5-10 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। 10 डेज के बाद वो कंपनी, अब आपकी क्राउड फंडिंग वाली कंपनी जो है वो उस प्रॉपर्टी को क्लोज करेगी। राइट फिर उसके बाद प्रोसेस है कि वो रेगुलेटर के से अप्रूवल लेगी। 1 और 2 डेज का रेगुलेटर ने वो प्रोसेस रखा हुआ है, वेरी क्विक। और आपको जो है वो एसपीवी के जो है शेयर होल्डिंग इशू हो जाएगी, ओके ठीक है। ओके हर प्रॉपर्टी एक एसपीवी होल्ड कर रहा है सेपरेटली, और उस एसपीवी के ओनर आप हैं, ओके ठीक है। डाउन द लाइन जब वो प्रॉपर्टी फिनिश होगी तो आपको उसकी ओनरशिप जो है ना वो मिल जाएगी, ओनरशिप स्टेक आपके पास आ जाएगा। मेक सेंस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कासिम, आखिर में ये फरमाएं कि इंटरम गवर्नमेंट जो है वो रुखसत हो चुकी है, 3 से 4 दिनों में के अंदर जो है इंटरम केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, प्रॉब्ली फॉर 90 days और एन elongated period. So how do you look at the Pakistan's economy by sitting abroad? पाकिस्तान के साथ IMF की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डील है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाने हैं, शरह सूद को शायद 1-1.5% और बढ़ाना होगा। जो डॉलर है उसको लोग एनालिस्ट कहते हैं कि अगर इसको फ्री किया जाए तो ये 325 रुपये के आसपास है। सो व्हेन यू लुक एट इकोनॉमी, व्हेन यू लुक एट द चैलेंजेस, आप कितने पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान की मईशत से? देखिए बात यह कि अगर आप एज मैं इस कंट्री को अपने से अलग करके देखूं तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमीज के ऊपर बूम एंड बस्ट जो है ना साइकिल आते रहते हैं। हर इकोनॉमी पे आए हैं, यूएस इकोनॉमीज पे भी आते रहे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। हर इकोनॉमी पे आते हैं। अब बात ये कि आप हम कितना अच्छा उसको कॉप कर सकते हैं और कितनी जल्दी उसमें से निकलते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह के हमारे हालात चल रहे थे इस तरह के हालात आना ज़रूरी था, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ ही नहीं आनी थी कि हम कितने बुरे इकोनॉमिकली कितना बुरा चल रहे थे पिछले 10-15-20 सालों से, राइट ठीक है। क्योंकि हर दफ़ा आईएमएफ के पास जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं, मगर किसी को परवाह नहीं थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या इन्वेस्टर्स हों। रियल स्टेट में हम पिछले 20 साल से घुसे हुए थे, हर बंदा रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ प्लॉट्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये बुरा दौर पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लर्न करेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, आपके लेजिस्लेटिव जो लोग हैं वो लोग। मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम मोर डेमोक्रेटिक होने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी पार्टीज पावरफुल होती हैं उतना ज्यादा आपका जो पार्टीज के लिए मजबूरी है काम करना। पहले शायद 15-20-30-40 साल हम लोग एक सिस्टम में चल रहे थे जहां पे शायद एक बारी दूसरी बारी, अब 3-4 पार्टीज हैं, सबको पता है कि हमने प्रोड्यूस करके देना है, लोगों को काम करके देना है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आनी। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की भी आए, ABCD, उनको काम करके देना पड़ेगा तो वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज पार्टीज के सर्वाइवल्स का इशू है। तो मुझे, अगर आप मुझसे एज अ पर्सन पूछेंगे तो आई एम वेरी होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट 2-4-5 साल आपके लिए मुश्किल तो जरूर होंगे क्योंकि सब डिसीजन लिए जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे डिसीजन जो कि 20 साल पहले लेने चाहिए थे, ये मजबूरी हमें इस लेवल पे लिया है कि हम लोगों ने वो डिसीजंस लिए। अब नेक्स्ट ये है कि चीजें इंशाल्लाह इंप्रूव होंगी। मेरा ख्याल है हिस्ट्री में हम फर्स्ट टाइम एक ऐसे साइकिल में फंसे थे जहां पे हम पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा खराब था, हमारा इकोनॉमिकल साइकिल खराब था और हमारा फाइनेंशियल साइकिल खराब, तीनों एट द सेम टाइम आए। तो हमें वो कहते हैं कि वो एक वो है कि सेइंग है कि when you are when you are swimming and the wave goes down, then they will say how naked you are. So this is what happened to us, कि हमें अब आइडिया हुआ कि यार हमारे पास है ही कुछ नहीं है, तो हम लोगों को मेहनत करनी है, हम लोगों को यहाँ से आगे जाना है, ठीक है। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे, आई एम वेरी होपफुल, इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह जो भी आएगी वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगी जो कि प्रोडक्टिव होंगी, ठीक है। हर तरह की इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि बैकबोन हमें ये समझना है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो एक बिजनेस है।
बिज़नेस कमाएगा तो सब चीज़ें चलेंगी, अगर बिज़नेस नहीं कमाएगा, हम सिर्फ लुटाएँगे ही थ्रू सब्सिडीज़ या हम अपने वोटर्स को खुश करेंगे तो शायद चीज़ें नहीं चल सकती। शॉर्ट टर्म में तो शायद हो जाएगा, ओवर द लॉन्ग टर्म हम जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, शायद इसी वजह से ही है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान दोबारा एक वापस एक बहुत पावरफुल कंट्री बनेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमारे साथ इंडिया देख लें, दे आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। या मतलब अब हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है उनके साथ। ठीक बिल्कुल है, ठीक। तो कासिम, होपफुली इंशाल्लाह। right. Qasim, I have to cut you here because we have run out of the time. Thank you very much for taking out time. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फ़रीद आलम। फ़रीद आलम ने मार्केट का एक रिव्यू दिया, इकॉनमी का एक ओवरव्यू दिया और पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, बट ज्वाइन किया इसी बात को कासिम ने, और कासिम ने इस बात को ऐड करते हुए कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन लकी दिस टाइम कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, पाकिस्तान में मईशत और पाकिस्तान में पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के क्राइसिस एक दफ़ा आ गए और एक साथ आने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वालों को भी काफ़ी लर्निंग हुई है, पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी लर्निंग हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी सारी समझ आ गई है। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि कौमों को जो चीज़ें समझने में 30-30, 40-40, 50-50 साल लगते हैं, पाकिस्तान ने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। एंड फरीद आलम एंड बोथ कासिम, दे बोथ हैड दिस ओपिनियन कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है, जो कि 90 खरब से ज़्यादा वैल्यू करता है, और उसको सिर्फ प्रोडक्टिव कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो सकती है। उन स्टॉक्स की तरफ फरीद आलम ने इशारा किया कि जो सॉवरेन फंड में हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश की तरफ फरीद ने इशारा किया, और उसने कहा कि मार्केट में एंट्री के लिए बहुत अच्छा रास्ता ये है कि जो स्टॉक सॉवरेन फंड में हैं उनका एक तज्ज़िया किया जाए, स्टॉक एक्सचेंज से इंडिपेंडेंट एनालिसिस दी जाए जो कि PSX की वेबसाइट पे मौजूद है, और फिर अपना माइंड मेकअप किया जाए कि जो स्टॉक बहुत कम प्राइसेस पे हैं उन स्टॉक में शराकत की जाए, हिस्सेदारी की जाए और उनमें एंट्री ली जाए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत और तज्ज़िया का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम में भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।